नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। साल 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से मिली आज़ादी के बाद इस देश को आगे ले जाने और जन जन तक आज़ादी की अहमियत को पहुंचाने के लिए तमाम दलों ने साथ मिलकर काम किया। आज़ादी के वक्त देश की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें तमाम दलों के लोग शामिल थे। इन लोगों की राजनीतिक राय एक दूसरे से अलग जरूर रही होगी, लेकिन देश को नए रास्ते पर ले जाने की चाहत सबके मन में थी। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी विचारधारा और राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया और देश की अखंडता के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही शख्सियत थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक दक्ष राजनेता, विद्वान और स्पष्टवादी के तौर पर वे न केवल अपने चाहने वालों बल्कि वैचारिक धुर विरोधियों के बीच भी सम्मान के लिए याद किए जाते हैं। लेकिन उनका जीवन दुर्भाग्यवश इतना लंबा नहीं चल सका और 1953 में उनकी मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के करीब 7 दशक गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मौत एक पहेली बनी हुई है। कुछ समय पहले पूर्व कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच के लिए एक कमीशन गठित किया जाए। इससे तय होगा कि उनकी मौत प्राकृतिक थी या फिर कोई इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश छिपी हुई थी। 23 जून 1953 के इतिहास में दर्ज वो तारीख है जो हिंदुस्तान के एक महानायक के रहस्यमय मौत की गवाह है, जो गवाह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस डेथ मिस्ट्री की जो आज तक पूरे देश के लिए अनसुलझी और अबूझ पहेली है। जन्नत की खुशबू को समेटे कश्मीर की उन वादियों में वो कौन सी घुटन थी जिसकी वजह से संघ के भीष्म पितामह की सांसें थम गईं? पिछले 68 साल के इस सवाल का जवाब सियासत के अंधेरे में गुम है कि आखिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर के उस 10 बाई 11 फीट के कमरे में क्या हुआ था जिसमें उन्हें नजरबंद किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कब और कैसे हुई? कौन सा इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी आखिरी सांस ली? क्यों नेहरू सरकार ने उनकी मौत की जांच कभी नहीं करवाई? आज की सियासी पाठशाला में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े इन्हीं सभी मुद्दों पर पड़ताल होगी और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नेहरू ने उनकी मौत की जांच कभी क्यों नहीं करवाई, इसके पीछे क्या सियासत छिपी हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन का नाम बेनी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन में हुई थी। 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमीडिएट और 1921 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1922 में उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ। 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद अधिवक्ता के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके बाद आया साल 1927 जब मुखर्जी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत वापस लौटे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल 33 साल की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर स्थापित हो चुके थे। वहां से वो कोलकाता विधानसभा पहुंचे। यहां से उनको राजनीतिक करियर की शुरुआत हो चुकी थी। बंगाल के फजलुल हक की सरकार में उनको वित्त मंत्री बनाया गया और 1 साल के अंदर ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर फजलुल सरकार को बड़ा झटका दिया। इसके कुछ दिन बाद ही वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शामिल हो गए और फिर आया 1944 का वो साल जब डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट था जब उनको इस महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव में कैसे हालात थे और उसके बाद मुखर्जी किस तरीके से अपनी सियासत को समेट रहे थे। गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रखा जाए। साल 1948 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांगों को नहीं मांगा गया तो वे इससे अलग हो गए। आजादी के तत्कालीन बाद मुखर्जी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सके। पंडित नेहरू और लियाकत अली के समझौते से दुखी होकर
6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला किया। बाद में आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर के सलाह मशवरों के करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 से 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए। ये भारतीय जनसंघ के लिए एक बड़ी जीत थी। फिर इसके बाद आइए बात करते हैं परमिट राज के विरोध और मुखर्जी के कश्मीर दौरे पर। महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद नेहरू और शेख अब्दुल्ला के समझौते के तहत अनुच्छेद 370 पूर्ण विलय में बाधा बन गया था। यहां तक कि राज्य में प्रवेश के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के उस प्रावधान के सख्त खिलाफ थे जिसके तहत भारत सरकार से परमिट लिए बगैर कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि क्या जम्मू कश्मीर भारत से अलग कोई देश है जो इस तरीके के परमिट की भारतीयों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए जरूरत पड़ती है। 8 मई 1953 को सुबह 8:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अपने समर्थकों के साथ एक पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम को तोड़ने के लिए आए हुए थे। यहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बलराज मधोक और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कुछ और पत्रकार भी शामिल थे। रास्ते में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक झलक पाने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इससे आप जान सकते हैं कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सियासी दुनिया में कद कितना बढ़ चुका था। जालंधर में डॉक्टर मुखर्जी ने बलराज मधोक को वापस भेज दिया और अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ ली। हैरानी की बात यह थी कि मुखर्जी कश्मीर जा रहे थे, लेकिन सरकार ना तो उन्हें रोक रही थी और ना ही गिरफ्तार कर रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पॉलिटिकल कद इतना बड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का आरोप है कि यहां से असली साजिश शुरू हुई थी जब वो कश्मीर के लिए रवाना हो रहे थे। 10 मई 1953 को जैसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया। कहा गया कि उनके यहां आने से शांति में खलल पड़ सकता है और माहौल बिगड़ सकता है। गिरफ्तारी के बाद मुखर्जी को श्रीनगर ले जाया गया, लेकिन जेल की जगह उन्होंने एक सेफ हाउस में नजरअंदाज किया गया। पीर पंजाल की पहाड़ियों में डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार करके रखा गया। उन्हें कश्मीर में 44 दिन के लिए जेल में रखा गया, जहां 23 जून 1953 को रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो गई। अब आइए बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में लगातार बिगड़ती सेहत के बारे में। इस पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इसके लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एक साजिश रची थी। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की कहानी इतनी सरल नहीं है। इसको लेकर कई कहानियां हैं, कई दावे हैं, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर कर चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नजरबंदी के दौरान सरकार की तरफ से उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वो अपनी कैद के दौरान लगातार चिट्ठियां भी लिखते थे, जिसकी भाषा बंगाली होती थी। सरकार इसकी जांच के लिए उन चिट्ठियों को ट्रांसलेट करवाती थी। नजरबंदी के दौरान डॉक्टर मुखर्जी से ना तो उनका परिवार और ना रिश्तेदार कोई भी नहीं मिल सकता था। इंजेक्शन के बाद आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनको कौन सा इंजेक्शन दिया गया था जिसके चलते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 1 महीने से अधिक वक्त तक कैद में रहने के बाद डॉक्टर मुखर्जी की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। उन्हें बुखार और पीठ में दर्द की शिकायतें थीं। 19 और 20 जून के दरमियान रात को उन्हें प्यूरोटाइस हो गया था। 19 और 20 जून के दरमियानी रात को उन्हें फ्यूराइटिस हो गया था। उन्हें 1937 और 1944 में ये पहले हो चुका था। डॉक्टर अली मोहम्मद ने उनकी जांच की और उन्हें फिर एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया था। मुखर्जी ने डॉक्टर अली को बताया था कि उनके फैमिली डॉक्टर का कहना था कि ये दवा मुखर्जी के शरीर को सूट नहीं करती है। फिर भी न जाने क्यों अली ने उन्हें भरोसा दिलाकर ये इंजेक्शन दे दिया। 2:30 बजे रात को उनका देहांत हुआ, लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट में 4 बजे का वक्त दिखाया गया। अब आइए बात करते हैं उस सवाल के ऊपर जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक पूछते आए हैं कि आखिर नेहरू ने उनकी मौत की जांच
क्यों नहीं करवाई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा दावा करते हैं कि जब डॉक्टर मुखर्जी जेल में थे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर गए थे। उनके साथ तत्कालीन गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक बार भी नेहरू ने अपने पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य के हालचाल के बारे में पूछताछ नहीं की। हिरासत में मुखर्जी की मौत की खबर ने पूरे देश में खलबली कर दी थी। कई नेताओं और समाज व सियासत से जुड़े समूहों ने मुखर्जी की मौत की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की थी। मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब में नेहरू ने यही कहा कि मुखर्जी की मौत कुदरती थी, कोई रहस्य की जांच नहीं करवाई जाएगी। बहरहाल 7 दशक बीत चुके हैं, सरकारें आईं, सरकारें चली गईं, लेकिन राष्ट्रवादी शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माने जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ मिस्ट्री से जुड़े सवाल आज भी लोगों को इंतजार करा रहे हैं कि उनका जवाब उन्हें कब मिलेगा। इस पर आपका क्या मानना है? और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत में कांग्रेस क्या वाकई जिम्मेदार थी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों और पॉलिटिकल किस्सों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।